नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपनिषद एकेडमी में। तो आज से हम एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं, वो है एमसीक्यू क्वेश्चंस की, जिसमें हम जो भी टॉपिक पढ़ा करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 15 अधिकतम 20 प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास किया करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़े ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर न केवल एक समाजशास्त्री हैं, एक दार्शनिक भी हैं, एक अर्थशास्त्री भी हैं और एक राजनीतिज्ञ भी हैं और एक समाज सुधारक भी हैं। तो यही कारण है कि डॉक्टर अंबेडकर से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्योर सोशियोलॉजी वाले प्रश्न नहीं होते हैं। वो उनके द्वारा चलाए गए आंदोलन, चलाए गए सत्याग्रह, उनके द्वारा लिखी गई किताबें, उनके विचारों से प्रभावित होकर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अन्य समाजशास्त्रियों से जहाँ थ्योरी से या सिद्धांतों से प्रश्न बनते हैं, वहीं डॉक्टर अंबेडकर के योगदान से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े हुए आ सकते हैं एग्जाम में और कुछ परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, ध्यान से पहला प्रश्न पढ़िए। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रस्तुत उस प्रसिद्ध शोध प्रबंधन का शीर्षक क्या था जिस पर उन्हें डॉक्टरेट ऑफ साइंस की उपाधि प्रदान की गई थी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जो उन्होंने शोध प्रबंध अपना शोध दिया था, थीसिस जमा सबमिट करी थी, जिस पर बेसिस पे इनको डॉक्टरेट ऑफ साइंस की उपाधि प्रदान की गई, वो जो विषय था वो क्या था? वो था द प्रॉब्लम ऑफ रुपीस, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा 1920 में, ठीक है, थोड़ा सा प्रश्न को वहां मूव कर लेते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से आपको दिखाई दे सके। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा 1920 में प्रारंभ किए गए प्रथम मराठी समाचार पत्र मूकनायक के संपादन और प्रकाशन हेतु किस रियासत के शासक ने वित्तीय सहायता प्रदान की थी? मैंने पहले भी कहा, डॉक्टर अंबेडकर से प्योर सोशियोलॉजी वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, उनके जीवन, उनके योगदान से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन्होंने जो मराठी समाचार पत्र प्रकाशित किया था मूकनायक, एक क्वेश्चन तो आपको और मिल गया कि मूकनायक के संपादक कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर। मराठी भाषा में समाचार पत्र प्रकाशित किया था। ये किसकी वित्तीय सहायता से शुरू किया था? ग्वालियर के महाराजा जीवाजीराव सिंधिया, बड़ोदरा के महाराजा सायाजीराव गायकवाड़, इंदौर के महाराजा तुकोजीराव होलकर या कोल्हापुर के छत्रपति शाहू महाराज के? तो बताइए किसके सहयोग से ये मूकनायक समाचार पत्र प्रकाशित करने में वित्तीय सहायता प्राप्त हुई थी डॉक्टर अंबेडकर को? ठीक है, चलिए सभी लोगों ने सही आंसर दिया है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, कोल्हापुर के शासक साहू महाराज जी के वित्तीय सहायता से, इनके सपोर्ट से डॉक्टर अंबेडकर ने मूकनायक नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया था। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। 1924 में बॉम्बे में स्थापित संगठन बहिष्कृत हितकारिणी सभा का मुख्य ध्येयवाक्य क्या था? ये तो बड़ा फेमस नारा है डॉक्टर अंबेडकर का। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये लोकमान्य तिलक का नारा है। सत्य, अहिंसा और स्वराज, ये महात्मा गांधी का नारा है। मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो बड़ा फेमस नारा है, आपने कई बार पढ़ा है, सुना है इसको। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 20 मार्च 1927 को डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में आयोजित महान सत्याग्रह का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए, सार्वजनिक चवदार तालाब से पानी पीने का अधिकार प्राप्त करना। ऑप्शन बी, साइमन कमीशन के समक्ष पृथक निर्वाचक मंडल का दावा करना। ऑप्शन सी, ब्रिटिश प्रांतीय विधानमंडलों में सीटों के आरक्षण की मांग करना। ऑप्शन डी, नासिक के प्रसिद्ध कालाराम मंदिर में प्रवेश अधिकार प्राप्त करना। तो महान सत्याग्रह जो हुआ था, ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में, उसका पर्पस क्या था? पिछली क्लास में हमने पढ़ा भी था पूरा डिटेल में डॉक्टर अंबेडकर के टॉपिक को। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डॉक्टर बी आर अंबेडकर के द्वारा 1936 में गठित किस राजनीतिक दल ने 1937 के प्रांतीय विधानमंडल चुनावों में बॉम्बे प्रेसिडेंसी से 15 सीटें जीती थीं? समाज समता संघ, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो कौन सी पार्टी ने 1937 में डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा निर्मित किस राजनीतिक दल ने प्रांतीय विधानसभा की सीटों में 15 सीटें प्राप्त करी थी?
बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। तो पार्टी का नाम क्या था, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी? तो चारों ही संगठन डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाए हैं, जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं। लेकिन इसमें से कौन सा संगठन था जिसने प्रांतीय विधानमंडल के चुनावों में भाग लिया था? सही आंसर है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। अगला क्वेश्चन, 24 सितंबर 1932 को हस्तांतरित पूना पैक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब आपको मालूम है कि पूना पैक्ट क्या था? कम्युनल अवार्ड जारी किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। देखिए, उसके विरोध में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। तो आखिर में डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में ये पूना समझौता संपन्न हुआ था, जिसको पूना पैक्ट कहते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? ये समझौता लॉर्ड इरविंग की मध्यस्थता में दिल्ली में संपन्न हुआ, गलत। प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों की आरएसएस सीटें 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। इस समझौते पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रत्यक्ष हस्ताक्षर किए थे। दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को स्थायी रूप से लागू किया गया था। तो सही आंसर क्या है? ध्यान समझिएगा, 4 ऑप्शन है इसमें। तो पहला ऑप्शन तो गलत है, लॉर्ड इरविंग की कोई मध्यस्थता नहीं है इसमें। और दूसरा, दलितों का निर्वाचक मंडल वाला कॉन्सेप्ट लागू ही नहीं हो पाया, क्योंकि महात्मा गांधी ने इसको स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, अब आता है ऑप्शन बी और सी। ध्यान से समझिएगा, इस समझौते पर महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर ने प्रत्यक्ष हस्ताक्षर किए थे? नहीं, डॉक्टर अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए थे, डॉक्टर महात्मा गांधी ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। यानी ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। सही ऑप्शन क्या है? जो सीटें थी उसकी संख्या बढ़ाकर 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की पुस्तक स्टेट एंड माइनॉरिटीज में आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हेतु किस आर्थिक प्रणाली का प्रस्ताव रखा गया था? उस दिन हमने क्लास में डिटेल पढ़ा था, याद रखिएगा, आपके डॉक्टर अम्बेडकर के आर्थिक विचारों को। राज्य समाजवाद, पूर्ण पूंजीवाद, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था का केनेसियन मॉडल, गांधीवादी ग्राम स्वराज एवं कुटीर उद्योग मॉडल। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने आर्थिक समानता लाने के लिए, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए कौन से मॉडल की सिफारिश की है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। किताब का नाम आपको दिया गया है, 1947 में किताब आई थी, स्टेट एंड माइनॉरिटीज। सही आंसर क्या है? ध्यान से, अगर आपने डॉक्टर अम्बेडकर वाला लेक्चर को अच्छे से पढ़ा होता तो ये गलती नहीं करते। 1 घंटे का लेक्चर था, लाइव क्लासेस सुनी थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्य समाजवाद की बात हो रही है। तो डॉक्टर अम्बेडकर का राज्य समाजवाद ये कहता है कि सरकार को, यानी राज्य को, ऐसे आधारभूत उद्योग जो लोगों की आधारभूत आवश्यकता से जुड़े हुए हैं, इनका पूर्णतः राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। इन्हें निजी क्षेत्र को नहीं सौंपा जाना चाहिए। ये सबसे बड़ा राज्य समाजवाद का सबसे बड़ा समर्थक रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर। निम्नलिखित में से किन 2 नेताओं ने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, डॉक्टर अम्बेडकर। महात्मा गांधी केवल सेकंड 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उसमें केवल सेकंड गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू। ये 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर ने किस वर्ष स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया और इसका मुख्य कारण क्या था? ये तो हम सब जानते हैं कि भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के? डॉक्टर अंबेडकर थे। तो इस्तीफा क्यों दिया था? 1950 में योजना आयोग के गठन से असहमति के कारण, 1948 में प्रथम कश्मीर युद्ध के विरोध में, 1951 में हिंदू कोड बिल संसद में पास न हो पाने के कारण, 1956 में बौद्ध धर्म अपनाने के निर्णय के कारण। हम सब जानते हैं, आपने इतिहास पढ़ा ही होगा, देखिए हिंदू कोड बिल जब पास नहीं हो पाया तो नेहरू मंत्रिमंडल से डॉक्टर अम्बेडकर ने इस्तीफा दे दिया था 1951 में। ठीक है, 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ नागपुर में जिस बौद्ध धारा को अपनाया उसे किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, महायान, ब्रजयान, हीनयान या नवयान? कौन सी शाखा को अपनाया था या कौन सी शाखा की शुरुआत करी थी? तो आप सब जानते हैं डॉक्टर अम्बेडकर ने नागपुर में जो दीक्षा भूमि है वहां 5 लाख से अधिक अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने एक नई शाखा डेवलप कर दी, बौद्ध धर्म की एक नई धारा को अपनाया, वो थी नवयान धारा। डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा रचित आत्मकथा संस्मरण
का नाम क्या था जिसे कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक पाठ्य पुस्तक के रूप में पढ़ाया जाता है? डॉक्टर अंबेडकर कोलंबिया विश्वविद्यालय से ही पढ़ाई की हुई थी, याद रखिएगा। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया विश्वविद्यालय, इन दोनों संस्थानों से पढ़ाई की हुई है डॉक्टर अंबेडकर ने। डॉक्टर अंबेडकर ने जो बायोग्राफी है डॉक्टर अंबेडकर की, जिसे वर्तमान में कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है, ठीक है, बुक के रूप में, चैप्टर के रूप में, तो उसका नाम क्या था? द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन, रेवोल्यूशन एंड द काउंटर रेवोल्यूशन इन प्राचीन इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये तो महात्मा गांधी की आत्मकथा है। वेटिंग फॉर ए वीजा, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? द वेटिंग फॉर ए वीजा। इसे डॉक्टर अंबेडकर की आत्मकथा के रूप में देखा जाता है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा था? पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा भी था कि संविधान के जनक हैं डॉक्टर अंबेडकर, संविधान के निर्माता हैं, लेकिन पूरे संविधान में एक आर्टिकल ऐसा है जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, उसे संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 19। तो सही आंसर क्या है? आर्टिकल 32, जिसे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। 1936 में लाहौर के जात पात तोड़क मंडल के वार्षिक अधिवेशन हेतु तैयार किया गया डॉक्टर अंबेडकर का वह भाषण कौन सा था जो निरस्त होने के बाद पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ? ध्यान समझिएगा, 1936 में लाहौर में एक सम्मेलन होता है, इसमें डॉक्टर अंबेडकर को बुलाया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने भाषण दिया, लेकिन भाषण देने के दौरान क्या हुआ? जो उनकी स्पीच थी वो पहले आयोजकों ने पढ़ी, बाद में उनसे कहा गया कि आप अपनी स्पीच को चेंज कर लीजिए। डॉक्टर अंबेडकर ने स्पीच को चेंज करने से मना कर दिया, तो पूरा का पूरा सम्मेलन ही रद्द कर दिया गया। बाद में डॉक्टर अंबेडकर ने उसी स्पीच को किताब के रूप में पब्लिश कराया, और वही किताब डॉक्टर अंबेडकर की आज तक की सबसे प्रसिद्ध किताब बन चुकी है। वो किताब कौन सी है? एनालिसिस ऑफ कास्ट, व्हाट्स कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, हु वर द शूद्रास, बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स। तो कौन सी किताब थी? वो किताब थी, ठीक है, एनालाइजन ऑफ कास्ट। ये वो किताब है जिसके चलते डॉक्टर अंबेडकर को भाषण नहीं देने दिया गया। जिस संबोधन करते हुए जिस भाषण को उन्होंने लिखा था, बाद में उसी भाषण को उन्होंने किताब के रूप में पब्लिश करा दिया। जाति व्यवस्था का, जाति गलत लिखा है, छोटी की मात्रा आएगी। जाति व्यवस्था का विश्लेषण करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने इसे केवल श्रम विभाजन मानने से इंकार करते हुए क्या कहा था? तो जाति व्यवस्था को लेकर क्या सोच है डॉक्टर अंबेडकर की? ठीक है, यह केवल संपत्ति का विभाजन है, यह केवल भौगोलिक क्षेत्र का विभाजन है, ये केवल राजनीतिक गुटों का विभाजन है, ये श्रमिकों का अप्राकृतिक और श्रेणीबद्ध विभाजन है। तो बड़ा फेमस स्टेटमेंट है डॉक्टर अंबेडकर का जाति को लेकर कि जाति श्रम का विभाजन नहीं करती, श्रमिकों का विभाजन करती है। याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। डॉक्टर अंबेडकर कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान किस अमेरिकी व्यवहारिक बुद्धिजीवी दार्शनिक के विचारों से सर्वाधिक प्रभावित थे? जॉन डीवे, विलियम जेम्स, इमैनुअल कांट, जॉन लॉक। जैसा कि हम सब जानते हैं, ठीक है, उनके जो शैक्षणिक गुरु हैं सबसे बड़े आज तक के डॉक्टर अंबेडकर के, वो कौन है? वो हैं जॉन डीवे, जो कोलंबिया विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर के गुरु भी थे। इन्हीं के विचारों का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर। 1930 में डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक पत्र जनता का नाम बदलकर 1956 में क्या रखा गया? बहिष्कृत भारत, समता, हरिजन या प्रबुद्ध भारत। तो याद रखिए, जनता नाम का जो समाचार पत्र निकलता था उसे 1956 में उसका नाम चेंज करके रखा गया प्रबुद्ध भारत। डॉक्टर अंबेडकर ने 1935 के येवला सम्मेलन में कौन से प्रसिद्ध ऐतिहासिक घोषणा की थी? तो येवला सम्मेलन हुआ था, याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाता है, येवला सम्मेलन कहां पे हुआ था? नासिक में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1935 में हुआ था। यहाँ पर जो उनकी स्पीच है, ये स्पीच बताती है कि डॉक्टर अंबेडकर ने आगे जाकर, हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म क्यों स्वीकार किया। इसी स्पीच से मालूम पड़ जाता है, मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूं, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। सत्य में जयते ही हमारा अंतिम लक्ष्य है। बिना आर्थिक स्वतंत्रता के राजनीतिक लोकतंत्र निरर्थक है। अंग्रेजों भारत छोड़ो और सत्ता दलितों को सौंपो। सबसे फेमस स्टेटमेंट दिया था येवला सम्मेलन में, वो था कि मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूं, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं।
डॉक्टर अम्बेडकर को किस वर्ष मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 1990, 1956, 2001, 1971। तो जब बीपी सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 1990 में डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया था। पता लगे 1956 में ही डेथ हो चुकी है डॉक्टर अम्बेडकर की, तो मरणोपरांत इनको दिया गया था। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। प्रधानमंत्री का नाम पूछ सकते हैं, किनके शासनकाल में, किनके प्रधानमंत्री काल में ये सम्मान मिला था? डॉक्टर बीपी सिंह के कार्यकाल में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अंतिम पुस्तक द बुद्ध एंड हिज धम्मा का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1956, 1957, 1948, 1960। याद रखिए, द बुद्ध एंड हिज धम्मा ये किताब जो है डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा संपादित आखिरी किताब है, लेकिन इनके जीते जी प्रकाशित नहीं हो पाई। 1956 में डॉक्टर अम्बेडकर की डेथ हो गई, देहांत हो गया। ये किताब 1957 में पब्लिश हुई थी। तो ऑप्शन क्या आएगा? 1957। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अंतिम भाषण में डॉक्टर अम्बेडकर ने किस बात की चेतावनी दी थी? राज्यों को केंद्र की तुलना में अधिक संप्रभुता दी जानी चाहिए, भारत को एक दलीय शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए ताकि स्थिरता बनी रहे, 26 जनवरी 1950 को हम अंतर विरोधों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां राजनीतिक समानता होगी लेकिन सामाजिक आर्थिक असमानता, यदि देश में शीघ्र औद्योगिक क्रांति नहीं हुई तो आर्थिक संकट आ जाएगा। तो भाषण की पंक्ति क्या थी? तो इसमें उन्होंने ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये चेतावनी दी थी कि हमने हर व्यक्ति को वोट का अधिकार तो दे दिया, यानी राजनीतिक लोकतंत्र तो आ गया, लेकिन सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र लाना अभी भी हमारे लिए दूर की कौड़ी है। जब तक सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र नहीं आएगा, राजनीतिक लोकतंत्र का कोई फायदा नहीं होना है। चलिए, तो ये था 20 प्रश्नों को हमने सॉल्व किए डॉक्टर अम्बेडकर से जुड़े हुए। डॉक्टर अम्बेडकर से जो विचार हैं कोई एम एन श्रीनिवास या जीएस घुरिये की तरह विचार नहीं है उनके, क्योंकि उनके विचार व्यवहारिक हैं। बाकी सारे समाजशास्त्रियों ने केवल किताबी ज्ञान पे फोकस किया है और फील्ड स्टडी करी है। डॉक्टर अम्बेडकर का जो अध्ययन क्षेत्र है वो काफ़ी व्यापक है। उन्होंने सिद्धांत दिया नहीं है, उसको व्यवहारिक तौर पर लागू भी किया है। ठीक है, यही कारण है कि वो राजनीतिक भी हैं, वो समाज सुधारक भी हैं, वो अर्थशास्त्री भी हैं। ठीक है, तो कई सारे पहलू हैं। इसी कारण से उनसे जुड़े जो प्रश्न आते हैं उनकी किताबों से, उनके सत्याग्रहों से, उनके आंदोलन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा डॉक्टर अम्बेडकर के 20 प्रश्नों को। उम्मीद है आपके लिए प्रश्न कारगर साबित होंगे। शुरू करेंगे अगले 20 प्रश्न, और कल हमारा जो टॉपिक होगा, ठीक है, वो होंगे एम एन श्रीनिवास। तो एम एन श्रीनिवास के से जुड़े हुए 20 प्रश्नों को कल हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, तो जो लोग यूपी पीजीटी का बैच शुरू हो चुका है, जिनको भी यूपी पीजीटी का बैच ज्वाइन करना है वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, या बहुत से लोग इंतजार करेंगे पहले नोटिफिकेशन आ जाए, रोल नंबर आ जाए, फिर हम सोचेंगे। और बहुत से लोग केवल इंतजार नहीं करते हैं, तैयारी शुरू कर देते हैं। तो जैसा आपकी मर्जी है आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, यूजीसी नेट का बैच शुरू हो चुका है। बात अलग है कि सोशियोलॉजी का एग्जाम फिर से हो रहा है इस बार, क्योंकि सुना था बीच में थोड़ा सा पेपर में बहुत सारा करेक्शन था, भाषागत गलतियां थी, इसी कारण से यूजीसी नेट का जून वाला एग्जाम फिर से हो रहा है। लेकिन अभी हमने तैयारी शुरू कर दी है दिसंबर वाले एग्जाम के लिए। तो अगर आपको दिसंबर में एग्जाम देना है या अगले साल जून में एग्जाम देना है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे जितने भी नए बैच शुरू हो रहे हैं सब में आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, लेकिन वीडियो डाउनलोड नहीं होते हैं, याद रखिएगा। पेपर हैं ये टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दिया जाएगा और हमारी एप्लीकेशन पर भी अपलोड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम पे कभी कभी अपलोड नहीं हो पाता है तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, एप्लीकेशन पर निःशुल्क है। ठीक है, चलिए, तो मुलाकात होगी आपसे अगले लेक्चर में। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।